नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज ये सीटेट यानी कि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसमें जो ये सेट्स की सीरीज़ लेके आया हूँ, उसका आज ये तीसरा सेट है दोस्तों। तो बिना कोई देरी किए हुए सॉल्व करते हैं अपन लोग ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। गणित के अधिगम के प्रति, गणित के अधिगम, अब यहाँ पे दोस्तों गणित के अधिगम से तात्पर्य है गणित को सीखना, ठीक है ना, के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत। अब दोस्तों यहाँ पे संवेदनशीलता जागृत करनी है, तो इसके लिए प्रभावी उपाय क्या है? सबसे पहले तो विषय सामग्री, दोस्तों यहाँ पे विषय है तो विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना। अब यहाँ पे दोस्तों विषय सामग्री, सपोज दैट अपन को बच्चों को, अब चूंकि प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, जैसे प्लस माइनस बच्चों के लिए दिए गए हैं, तो प्लस माइनस के लिए हमें क्या करना होगा, अब उनके लिए विषय सामग्री उपलब्ध कराओ। विषय सामग्री से सपोज दैट जैसे कंचे हो गए या कुछ और चीज़ से बनी कोई चीज़ें हो गई काउंटिंग करने के लिए, तो ये सब दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका आंसर सही है। जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना। दोस्तों एक शिक्षक में सबसे मेन चीज़ ये होना चाहिए कि शिक्षार्थी को जो पढ़ाया जाना है दोस्तों उससे संबंधित पूर्व ज्ञान की जांच कर लें, उनको कुछ उस विषय से संबंधित कुछ पूर्व ज्ञान है अथवा नहीं है। तो दोस्तों इसमें भी ये भी सही है। शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना, दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को, दोस्तों ये तो स्पष्ट है, शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोग, जो अवधारणाएं होती हैं उनके यूजेज, अनुप्रयोग कहाँ कैसे यूज करना है उससे अवगत कराना है, जिससे दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित उनके यूजेज अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। दोस्तों अपन अगर जितने ही एग्जाम्पल देने के साथ साथ उनको अनुप्रयोगों से रिलेटेड अवगत कराएंगे कि इसका कहाँ किस तरह से यूज है दोस्तों इस चीज़ का, तो इस चीज़ की प्राथमिकता दी जाए, तो ये भी इसका सही है, यानी कि इसका आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। दोस्तों यहाँ पे भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। दोस्तों यहाँ पे भाजक का दो चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं, भागफल से और शेषफल से। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि भाजक यहाँ पे शेषफल कितना दिया है, शेषफल दिया गया है दोस्तों 46। तो यहाँ पे भाजक इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, शेषफल का 5 गुना। तो शेषफल 46 है जिसका 5 गुना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 छक्का 30, 3 कैरी, 5 चौको 20 और 3 23, 230। दोस्तों यहाँ पे भाजक आ गया, शेषफल हमें पता है। अब एक और रिलेशन दे रहे, ये कह रहे भाजक भागफल का 10 गुना है। तो यहाँ पे दोस्तों भाजक इक्वल टू भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक अभी हमें मिला है 230, तो यहाँ 230 इक्वल टू भागफल और मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में पहुंच जाएगा यानी भाग में, तो ये आपका भागफल आ गया दोस्तों 23। भागफल हमें क्या निकालना है दोस्तों, भाज्य। तो भाज्य का फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य इक्वल टू भाजक कितना आया दोस्तों 230 इंटू भागफल कितना है 23 प्लस शेष कितना है 46। 23 इंटू 23 दोस्तों 23 का स्क्वायर आई होप कि 529 होता है और ये 0 प्लस 46
तो यहाँ पे 6 का 6, 9 4 13, 1 कैरी, 2 1 3 5, 53 36। दोस्तों इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, रवि और अली की कुल आयु अली तथा जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष अधिक है। जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है? तो रवि और अली की कुल आयु, रवि प्लस अली इक्वल टू अली तथा जॉन की कुल आयु से, अली प्लस जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष अधिक है। दोस्तों स्पष्ट है कि रवि और अली की कुल आयु, रवि जॉन से 10 ज़्यादा है, रवि और जॉन से 10 ज़्यादा है, तो रवि और जॉन में 10 प्लस कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों तरफ अली है, तो अली से अली कैंसिल हो गया, रवि माइनस जॉन, इस तरफ ले आओ, ट्रांसफर कर दो, उसका पक्षांतर कर दो जॉन का, तो जॉन आ जाएगा इक्वल टू 10। यहाँ पे वही है एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, तो हमने क्या किया, सपोज दैट ये x है, ये दोनों जो y है, ये z है, तो y से y कैंसिल आउट, x माइनस जेड इक्वल टू 10 x, तो वही है, चाहे वो एल्जेब्रिक बना लो चाहे ऐसे लिखे रहने दो। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट है कि रवि बड़ा है जॉन से, और वो भी कह रहे थे रवि कितने वर्ष, जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है, तो जॉन रवि से 10 वर्ष छोटा है, क्योंकि दिया है कि दोनों का अंतर 10 है, अंतर 10 है, ये बड़ा है, कितने साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दोस्तों 10 आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, यदि एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सबसे न्यून है? अब इसमें दोस्तों सबसे छोटा नंबर पता करना है। अब ऋणात्मक, सपोज दैट दोस्तों यहाँ पे ये एन है, तो n इक्वल टू मान लो कि ये कोई इंटीजर -a है, कोई इंटीजर हमने -a रख दिया है n की जगह, क्योंकि वो ऋणात्मक है। अब यदि एक ऋणात्मक संख्या हो, अब तो जीरो ही है, तो जीरो कोई ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव, तो जीरो अपना जीरो रखा रहने दो। -n की वैल्यू निकालो दोस्तों, सबसे पहले -n, तो -n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस लगाओ और n की वैल्यू रखो -a, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो a आंसर आ जाएगा। 2n यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई -a, तो इसका आंसर आ जाएगा -2a। n स्क्वायर मतलब -a का स्क्वायर। दोस्तों a का मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर होगा, यानी -1 इंटू -1 +1, तो ये प्लस का नंबर आ गया। दोस्तों हमें मालूम है कि नंबर लाइन जो होती है, प्लस की सारी संख्याएं बड़ी होती हैं और माइनस की सारी संख्याएं छोटी होती हैं, किससे, जीरो से, और जीरो खुद पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है और नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट है दोस्तों कि पॉजिटिव नंबर कौन सा आया, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, ऋणात्मक है तो निम्न में से कौन सबसे न्यून है, तो सबसे छोटी संख्या तो -2a है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस आया, a भी प्लस आया, और ये जीरो है, जो जीरो तो बड़ा है ही नेगेटिव नंबर से, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2n। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है, शिक्षक का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा। दोस्तों इसमें बेलन और शंकु, तो बेलन और शंकु हम जानते हैं, बेलन ये होता है जैसे ड्रम, एक कैंडल यानी मोमबत्ती, और शंकु ये होता है, तो ये तो हो गए इनके फिगर, ठीक है। तो उसको अभी इससे कुछ मतलब नहीं है अपन को इस क्वेश्चन से, वो तो हमने इसमें शंकु बेलन आया इसलिए, लेकिन बच्चों को क्या बताना है अपन को, शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य, मतलब एक शिक्षक के अंदर क्या कौशल होना चाहिए। शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु के अभिलक्षणों में भेद कर पाएगा, कौन, शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी दोस्तों यहाँ पे ये पूरा प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन है, मतलब टीचर कौन है, प्राइमरी लेवल का। अब प्राइमरी लेवल का टीचर है दोस्तों, तो शिक्षार्थी एक बेलन और शंकु के अभिलक्षणों में, अब इनकी जो
गुण होते हैं, इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें भेद कर पाएगा। दोस्तों प्राइमरी लेवल के बच्चों को तो इनके आकार पता हो बहुत है, इनके अभिलक्षणों के बारे में भी पता नहीं है, तो फिर उनमें भेद कर पाना तो और दूर की बात है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं है। शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएंगे। ये दोस्तों अभी फिलहाल हो सकता है, अभी और आगे के पढ़ेंगे तब उसमें क्लियर पता चलेगा। तो यहाँ पे हाँ, शिक्षार्थी बेलन तथा शंकु के आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने के सूत्र को प्रत्यास्मरण कर पाएगा। दोस्तों ये जो है मिडिल स्कूल की जो प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल के बच्चे भी होते हैं, उनको भी सूत्र नहीं निकालना सिखाए जाते। इसके बाद रहता है जो मिडिल का जो अपर लेवल रहता है 8th क्लास, वहाँ इसकी जानकारी दी जाती है थोड़ी बहुत। तो ये भी अपना रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग था, सी रॉन्ग है। शिक्षार्थी शंकु की ऊंचाई याद कर पाएगा। दोस्तों ऊंचाई याद करना आपके 8, 9, 10th लेवल, तो प्राइमरी लेवल पर दोस्तों ये आपके सारे आंसर रॉन्ग है। यानी शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति ही बना पाएगा, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से उचित भिन्न है। दोस्तों उचित भिन्न, उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अनुचित भिन्न, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों उचित भिन्न, उचित भिन्न का अंश हमेशा छोटा होता है हर से, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। और इसका जस्ट उल्टा होता है अनुचित भिन्न में, यानी इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अंश बड़ा होता है हर से। तो दोस्तों उचित भिन्न पूछा है, तो उचित भिन्न में यानी कि जिसका अंश छोटा हो हर से, तो अंश छोटा है हर से ए वाले में, बाकी सबका अंश बड़ा है। 5 बड़ा है 4 से, 3 बड़ा है 2 से, 9 बड़ा है 3 से, यानी कि इसका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो ये इसमें दोस्तों क्या करना है हमें, 51.84 बटे 4.32। तो 51.84 बटे 4.32, इसके बराबर दोस्तों 12 लिखा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों, अगर नंबर्स में बराबर डिजिट के बाद डेसिमल हो, यानी 1-2 डिजिट पहले यहाँ डेसिमल है, 1-2 डिजिट पहले यहाँ डेसिमल है, तो ये डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो सीधे सीधे ये 5184 बटे 432 की वैल्यू 12 दी गई है हमें। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 0.005184 अपॉन 0.432। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या लिखना है, एक काम करते हैं, यहाँ पे 5184 लिख देते हैं। 5184 मल्टीप्लाई बाई 1 और 432 मल्टीप्लाई बाई 1। नीचे कितने डिजिट पहले डेसिमल है, 1 2 3, तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा देते हैं। और ऊपर कितने डिजिट पहले डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 जीरो रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए दोस्तों दोनों जगह के, इक्वल टू 5184 बटे 432। 5184 बटे 432, इसकी वैल्यू दोस्तों 12 दी गई है। तो इस पूरे की जगह कितना रख दें, 12 डिवाइडेड बाई 1000। दोस्तों यहाँ पे कितने डिजिट पहले डेसिमल आना है, 1 2 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा देना, 1 2 3। तो इसका आंसर हो गया 0.012, 0.012, डी आंसर हो जाएगा।